हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डॉक्टर नीलू कौड़ा आपके साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसका नाम है ओवेरियन सिस्ट, यानी कि हमारी अंडेदानी में होने वाली रसौलियाँ। ओवेरियन सिस्ट आमतौर पे औरतों को, लड़कियों को तब पता चलता है जब वह किसी भी कारण से अपना अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। अल्ट्रासाउंड में सिस्ट जैसा वर्ड देखकर जनरली सब परेशान हो जाते हैं कि ये किस तरह की अबनॉर्मल चीज़ हमारे अंदर रिपोर्ट कर दी गई है और इससे कोई खतरा तो नहीं है, हमें कोई सर्जरी तो नहीं करवानी पड़ेगी। आमतौर पे यही सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, इसलिए आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओवेरियन सिस्ट एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, क्योंकि हमारे अंडेदानी में तरह तरह की रसौलियाँ या मासेस डेवलप हो सकते हैं। बट हर तरह की सिस्ट, यानी कि अल्ट्रासाउंड में सिस्ट वर्ड रिपोर्टेड डज नॉट मीन कि ये कोई बीमारी है, ये कोई अबनॉर्मल मास है जिसके लिए ट्रीटमेंट कंपल्सरी है। आज हम बात करेंगे बिनाइन और फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट की, यानी कि इस तरह की ओवेरियन सिस्ट जो कि एक नेचुरल प्रोसेस के तहत हमारी अंडेदानी में बनती फूटती रहती हैं और जिनके लिए कुछ भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादातर कोई मेजर ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं होता। फंक्शनल और बिनाइन ओवेरियन सिस्ट जनरली तीन तरह की होती हैं। पहली फॉलिकुलर सिस्ट, दूसरी कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट और तीसरी हेमरेजिक सिस्ट। जो फॉलिकुलर सिस्ट होती हैं वो हमारे नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से हमारी अंडेदानी में देखी जाती हैं जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, क्योंकि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले 14 दिन में हमारे अंडेदानी में एक पानी की थैली में अंडा बनता है और 14वें 15वें दिन के आसपास वो अंडा उस थैली में से रिलीज हो जाता है। तो उसके रिलीज हो जाने पे वो जो पानी की थैली है वो कई बार कोलैप्स नहीं होती और थोड़ी सी साइज में बड़ी हो जाती है, यानी कि 28, 30, 35 मिलीमीटर तक भी हो सकती है। और जब हम अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के 17वें, 18वें, 20वें दिन पे अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, चाहे किसी भी वजह से, तो हमें अंडेदानी में इस तरह की फॉलिकुलर सिस्ट देखने को मिल सकती हैं, जिनका साइज जैसे मैंने कहा यूजुअली 25, 26, 28, 30, 32, 35 तक हो सकता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के उन दिनों में हमें इस तरह की सिस्ट अंडेदानी में दिखाई दे तो सोनोलॉजिस्ट उसे ज़रूर रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें एक चीज़ आइडेंटिफाई हुई है, उन्हें एक चीज़ दिखाई दी है अल्ट्रासाउंड पे, तो रिपोर्ट करना उनकी ड्यूटी है, वो उसे रिपोर्ट ज़रूर करेंगे। बट उसका जो क्लिनिकल कोरिलेशन है वो कोई बिल्कुल भी चिंताजनक नहीं होता, यानी कि जस्ट बिकॉज अल्ट्रासाउंड पे सोनोलॉजिस्ट ने उसे रिपोर्ट किया है दैट डज नॉट मीन कि वो कोई पानी वाली रसौली है, क्योंकि रसौली वर्ड जनरली हम तब यूज़ करते हैं या पेशेंट उसका मतलब ये लेता है कि कोई अबनॉर्मल चीज़ जिसका उसे ट्रीटमेंट करवाना है, तो बोलने में वे सिस्ट ही कहलाएगी, बट वो एक नेचुरल प्रोसेस के पार्ट के तहत बनी हुई सिस्ट है जो कि पीरियड्स आने पे ज़्यादातर अपने आप ही खत्म हो जाती है। इसलिए अल्ट्रासाउंड में ज़रूर वो फॉलिकुलर सिस्ट की तरह रिपोर्ट की गई होगी, बट एज अ क्लिनिशियन मेरी एडवाइस यही रहेगी पेशेंट को कि इसके लिए कुछ भी नहीं करना, ये कोई अबनॉर्मल चीज़ नहीं है, ये उसके मेंसेस के दौरान बनी हुई एक नॉर्मल चीज़ है और शायद बहुत फ्रीक्वेंटली बनती होगी, पर क्योंकि इस मंथ उसने एक ऐसे पर्टिकुलर डे पे अल्ट्रासाउंड करवाया है तो ये रिपोर्ट हुई है, और इसलिए पैनिक किए बिना अपने पीरियड्स का इंतज़ार करें। पीरियड्स आने पे एक रिपीट अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे। अगर ये सिस्ट तब भी परसिस्ट कर रही हुई तो 1 या 2 महीने के ओसी पिल के साइकिल लेने से, ओसी पिल्स लेने से ये सिस्ट रिजॉल्व हो जाती हैं खुद ब खुद। इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं होती और इसको एक अबनॉर्मल रसौली की तरह भी नहीं समझना चाहिए। दूसरी सिस्ट होती है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। ये भी हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही पार्ट होती है।
जैसे कि मैंने कहा कि जब वो पानी की थैली में से अंडा रिलीज हो जाता है तो वो बची हुई जो पानी की थैली होती है दैट कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाकी के 14 दिन, आखिरी के 14 दिन में जरूरी हॉर्मोन्स प्रोवाइड करता है जो जिससे कि नॉर्मल पीरियड आए या अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिले। सो कॉर्पस ल्यूटियल का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इस फेज में यानी कि ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो सिस्टिक बन जाता है, यानी कि एक सिस्ट का रूप ले लेता है जो कि अल्ट्रासाउंड में दिखती है। इस तरह की सिस्ट के बारे में भी चिंता करने की कोई बात नहीं होती क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस का पार्ट है और खुद ब खुद ये रिजॉल्व हो जाएगा। और पीरियड्स आने के बाद भी अगर ये परसिस्ट करे तो हम 1 या 2 महीने ओसी पिल्स लेके इसे रीइवैल्यूएट या फॉलो अप कर सकते हैं। इसको अबनॉर्मल नहीं समझना चाहिए। तीसरी सिस्ट है हेमरेजिक सिस्ट। हेमरेजिक सिस्ट तब बनती है जब एग रिलीज के बाद उस पानी की थैली में ब्लीडिंग हो जाए। उस पानी की थैली में इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से उस थैली में पानी की जगह कुछ ब्लड कलेक्ट हो जाता है जिसे कि हेमरेजिक सिस्ट कहते हैं। अल्ट्रासाउंड पिक्चर इन तीनों सिस्ट की डिफरेंट होती है, इसीलिए सोनोलॉजिस्ट इन्हें डिफरेंशिएट कर पाते हैं और रिपोर्ट करते हैं फॉलिकुलर सिस्ट या कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट या हेमरेजिक सिस्ट। बट एज अ पेशेंट इन तीनों सिस्ट के बारे में हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कुछ देर वेट करना होता है और 1-2 महीने के बाद अपने पीरियड्स के दौरान अल्ट्रासाउंड करवा के फॉलो अप लेना होता है कि क्या ये सिस्ट अपने आप रिजॉल्व हो गई है, क्योंकि ये एक नेचुरल साइकिल का पार्ट है तो ये अपने आप ही रिजॉल्व 90% ऑफ द केसेस में हो जाती है। हेमरेजिक सिस्ट में भी चिंता की कोई बात नहीं होती, ये भी फॉलिकुलर सिस्ट की तरह अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती है। अब सेकंड बात आती है साइज की। ये तीनों सिस्ट जनरली 5 सेंटीमीटर यानी कि 50 मिलीमीटर से कम ही होती है। सो अगर हमारी रिपोर्ट में फॉलिकुलर, कॉर्पस ल्यूटियल या हेमरेजिक सिस्ट 50 मिलीमीटर तक की रिपोर्टेड है तो हमें कुछ भी चिंता करने की बात नहीं है। कुछ देर वेट करके नेक्स्ट पीरियड के दौरान हम स्कैन करवाएंगे और अगर ये रिजॉल्व हो चुकी होंगी तो एब्सोल्युटली कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर ये परसिस्ट कर रही होंगी तो हम 1 या 2 महीने ओसी पिल्स लेके वेट करेंगे और फिर से फॉलो अप करेंगे तो 99% ये सिस्ट रिजॉल्व हो जाती हैं। इन सिस्ट को ट्रीट हमें तभी करना है अगर ये साइज में बहुत बड़ी हो गई है, यानी कि 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। कई बार ये सिस्ट बड़ी भी हो जाती है। तो अगर हमारे फॉलो अप स्कैन्स में इनका साइज बहुत बड़ा हो गया है, यानी कि 5 to 10, आई वुड एडवाइज मोर देन 7 सेंटीमीटर हो गया है और ये फॉलो अप पे रिजॉल्व भी नहीं हो रही है तो हम इनका ट्रीटमेंट करने का सोच सकते हैं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तक बड़ी सिस्ट वैसे कोई नुकसान नहीं करेगी बट अपने साइज के कारण, क्योंकि एक 10 सेंटीमीटर की सिस्ट लगभग इतनी बड़ी होती है, कई बार वो रोटेट कर जाती है और सीवियर पेन का कारण बन सकती है और एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ये सिस्ट बिल्कुल भी कैंसरस नहीं होती, आगे चल के कैंसर बनने का कोई डर नहीं होता इनमें। बट हाँ, अगर साइज में बहुत बड़ी हो जाए, जो कि सिर्फ 1 to 2% केसेस में ही चांसेस होते हैं कि ये साइज में इतनी बड़ी होंगी, तो हमें एक सिंपल लैप्रोस्कोपी के जरिए इनको ख़त्म कर देना होता है। ये सर्जरी भी बहुत सिंपल होती है और क्योंकि ये सिस्ट की ओरिजिन यानी कि इनके बनने का कारण एक नॉर्मल प्रोसेस है तो इससे अब नॉर्मल समझ के इसके बारे में डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। चौथी चीज़ जो अंडेदानी से रिलेटेड नहीं है, जो अंडेदानी की सिस्ट नहीं है, बट मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी अपने इस वीडियो में, क्योंकि बहुत से अल्ट्रासाउंड्स में ये रिपोर्टेड होता है और पेशेंट हमारे पास इसे पानी वाली रसौलियाँ बोलकर ही आते हैं। इसका नाम है नेबोथियन सिस्ट। नेबोथियन सिस्ट का अंडेदानी से कोई रिलेशन नहीं है।
ये अंडेदानी में नहीं होती हैं। ये हमारी बच्चेदानी का जो लोअर 1/3 हिस्सा जिसे कि सर्विक्स कहते हैं, उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि वाइट डिस्चार्ज, जिसे हम कहते हैं कि हमारे को वाइट डिस्चार्ज होता है, नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज, वो उसकी सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं। क्योंकि बच्चेदानी का जो लोअर 1/3 है वो बहुत ग्लैंडुलर होता है, यानी कि उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं। उन ग्लैंड्स के कई बार जो ओपनिंग्स होती हैं वो क्लोज हो जाती है। उनके ओपनिंग्स क्लोज हो जाने के कारण उनकी जो सेक्रीशंस हैं वो उनमें कैद हो जाती हैं और छोटे छोटे सिस्टिक स्ट्रक्चर्स की तरह हमें अल्ट्रासाउंड पे दिखती है, जिसे कि सोनोलॉजिस्ट नेबोथियन सिस्ट करके रिपोर्ट करते हैं। बट ये कोई रसौली नहीं है, प्लीज इसे कोई बड़ी रसौली ना समझा जाए। जस्ट बिकॉज इसके साथ एक सिस्ट वर्ड अटैच हो गया है, दैट डज नॉट मीन कि ये रसौली है। ये हमारे सर्विक्स के ग्लैंड्स जो कि बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी ओपनिंग्स बंद होने से, जैसे कि हमारे स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं तो हमारे सेक्रीशंस इकट्ठे हो जाते हैं, पिंपल्स बन जाते हैं, वाइट हेड्स बन जाते हैं, उस तरह से। तो उन छोटे छोटे पिंपल्स या वाइट हेड्स को हम रसौली तो नहीं कहेंगे ना। तो इसी तरह सर्विक्स में भी माइन्यूट ग्लैंड्स होते हैं जिनमें सेक्रीशंस इंट्रैक्ट होने की वजह से नेबोथियन सिस्ट बन जाती है। ये कोई भी रसौली नहीं है जिसे हमें शरीर में से निकालना है। ये सर्विक्स का एक नॉर्मल फीचर है विच ओनली शोज कि माइल्ड इन्फ्लेमेशन है सर्विक्स में, जिसे कि हम मेडिसिन से ट्रीट कर देंगे। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं होती, कुछ भी बड़ा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती और ये सर्जरी का कारण तो बिल्कुल भी नहीं होती। और ना ही सर्वाइकल कैंसर बनने के चांसेस इन सिस्ट से बढ़ते हैं। अगर हम अपने आप को बच्चेदानी या सर्वाइकल कैंसर से बचाना चाहते हैं तो नेबोथियन सिस्ट का ट्रीटमेंट करने से हम इससे बच नहीं सकते, बच्चेदानियां निकालने से हम इससे बच नहीं सकते, बल्कि रेगुलरली 35 इयर्स की एज के बाद अपना रेगुलर पैप स्मीयर करवा के वंस अ ईयर या वंस इन 3 इयर्स अपना पैप स्मीयर रेगुलरली करवाते रहने से हम सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। तो स्कैन में नेबोथियन सिस्ट या किसी भी तरह की सिस्ट आ गई और हम पैनिक करके अपनी बच्चेदानी निकलवा देंगे तो हम कैंसर से बच नहीं सकते। ये कैंसर जैसी बीमारियों से बचने का तरीका नहीं है। आज हमने बात करी सिर्फ उन सिस्ट की जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से बनती हैं और अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट होती हैं, जिनके लिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादातर सर्जिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉलिकुलर कॉर्पस ल्यूटियल और हेमरेजिक सिस्ट में तभी रिक्वायर्ड होता है जब उनका साइज बहुत बड़ा हो जाए, यानी कि 7 से 10 सेंटीमीटर या उससे भी बड़ा हो जाए। और ये सिस्ट बहुत इजीली दूरबीन से ट्रीट हो जाती हैं और अगले ही दिन पेशेंट जा सकता है और उसकी अंडेदानी, बच्चेदानी या अंदर किसी भी ऑर्गन को कोई नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन ओवेरियन सिस्ट की जो कि किसी डिजीज प्रोसेस से बनती हैं और जिनका ट्रीटमेंट बहुत बहुत ज़रूरी होता है। उनके बारे में जानकारी जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ओवेरियन सिस्ट पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए और उसे ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपनी हेल्थ के बारे में, स्पेशली औरतों को अपनी हेल्थ के बारे में इम्पॉर्टेंट जानकारी समय से मिलती रहे। धन्यवाद, शुक्रिया।